Hello dear viewers, this is Navneet Saxena in One Man Academy and this video is the quiz number 5 of class 12th physics जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड 20 इंपॉर्टेंट MCQs। अब तक के वीडियोस में यानी कि क्विज नंबर 4 तक हम 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो टॉप 100 MCQs का ये आखिरी सेट है और इस सेट के क्वेश्चंस का लेवल पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेट का। 3 charges 2q, -q and -q are located at the vertices of an equilateral triangle. At the center of triangle 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शंस में आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं। तो लेट अस सी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसकी वर्टिसेस A, B और C हैं। इस पे सपोज 2q चार्ज रखा है, इस पर -q और इस पर भी कितना रखा है -q। ये हो गया सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इस सेंटर को तीनों वर्टिसेस से हम ज्वाइन कर देते हैं तो आपको पता है कि सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से क्या होंगी, सेम होंगी। अब इस सेंटर O पर, लेट इट बी O पर तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए 2q की वजह से O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि 2q चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, लेट इट बी E1। -q की वजह से O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, लेट इट बी E2। सिमिलरली इस -q की वजह से O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एंड लेट इट बी E3। अब देखिए E2 और E3 ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ट्रायंगुलर या पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हुए इनका अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन में होगा, लेट इट बी E'। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक तो E1 और एक E'। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं। जब दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं तो दे विल एड अप टू गिव द रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर होगी दैट कैन नॉट बी जीरो। तो पहली चीज हमारी निकल के आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। क्यों नहीं जीरो होगी? क्योंकि E1 और E' दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगी, एड अप। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी और तीनों की वजह से ऊपर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। R तीनों में सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3 बचेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पहला चार्ज है हमारा 2q, दूसरा चार्ज है -q, तीसरा चार्ज है -q। अब देखिए 2q - 2q ये क्या हो गया, जीरो। तो एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज zero. So option number B is correct here. Electric field is non-zero but electric potential is zero. Clear? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, which is 2 point charges -q and +q are located. 2 charges -q and +q are located at points 0, 0, -a and 0, 0, +a respectively. The potential at a point 0, 0, z where z greater than a is। यहां पर आपको गिवन है कि चार्जेस हैं दो, -q और +q। तो आप बना लीजिए, ये मान लीजिए हमने बना ली कार्टेशियन x y z एक्सिस। मान लीजिए ये x है, ये क्या है y और ये क्या है z और ये क्या हो गया ओरिजिन। तो एक चार्ज जो -q है इट इज लोकेटेड एट 0, 0, 0, 0 -a। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, -q। दूसरा चार्ज लोकेटेड है 0, 0, +a पर और यहां पर हमने क्या रख दिया, +q चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि एक डाइपोल बन गया
जिसके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई -a और इधर है +a, तो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। एक डायपोल बन गया जिसके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a। और ये जो है मान लीजिए कि वो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन जिस पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ये जो पॉइंट P है ये इस डायपोल की कौन सी लाइन पर आ रहा है, एक्सियल लाइन पर। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सियल लाइन वाला, 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल क्या होता है, 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब 1/4πε0 देखिए P विच इज द डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो चार्ज हमारा क्या है Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस ऑफ a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है z माइनस L स्क्वायर, L मतलब हाफ डिस्टेंस ऑफ डायपोल क्या है यहां पर a, तो z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, 1/4πε0 2qa डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हेयर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, k 2qa डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस चीज को ऑप्शन में क्या लिख दिया गया है, k। तो k इंटू 2qa डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट O is V is equals to 4x square. Electric potential at any point is equals to V is equals to 4x square volt. The electric field at the point 1, 0, 2 is, electric field at the point 1, 0, 2 is 8 along negative x-axis, 8 along positive x-axis, 16 along negative x-axis और 16 along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 1, 0, 2 पर कितना है। तो देखिए हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस dV ओवर dr। यहां पर इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर तोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा डेल V अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z k कैप। क्लियर, माइनस अब देखिए डेल V अपॉन डेल x यानी कि V का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, तो जब x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 4 ऑलरेडी मौजूद है, कितना हो जाएगा 8x आई कैप प्लस v का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में, y यहां पर है नहीं तो 4x स्क्वायर यहां पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, दिस मींस दिस डिफरेंशियल इज 0 और सिमिलरली दिस डिफरेंशियल विल आल्सो बी 0। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया -8x आई कैप। आपसे E पूछा है 1, 0, 2 पॉइंट पर, तो देखिए x की वैल्यू यहां हम कितनी पुट कर दें 1, तो -8 इंटू 1 आई कैप और -8 आई कैप। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा -8 आई कैप। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, आई कैप किधर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां क्या लगा हुआ है माइनस, विच शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 is 3. There exists an electric field of 1 Newton per coulomb along y axis. y axis की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 न्यूटन पर कूलम की. The flux passing through square of 1 meter placed in xy plane inside electric field is. Options are 1 Newton meter square per coulomb, 10 Newton meter square per coulomb,
2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 0। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल्स टू कितनी गिवन है 1 न्यूटन पर कूलम वाई एक्सिस की तरफ, तो यहां क्या आ जाएगा J। ठीक है 1 J न्यूटन पर कूलम वाई एक्सिस की तरफ। और जो रखा हुआ है स्क्वायर, इट इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे क्या रखा हुआ है स्क्वायर रखा हुआ है। तो जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ली जाती है। एक्स वाई प्लेन में ये हमारा एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि टुवर्ड्स जेड एक्सिस। तो जो एरिया है एरिया वेक्टर इट इज इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू कितने गिवन है हमें स्क्वायर ऑफ 1 मीटर, स्क्वायर ऑफ 1 मीटर, तो 1 और किधर की तरफ टुवर्ड्स जेड एक्सिस, यानी कि K1 K कैप मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है कि फ्लक्स कितना पास होगा। अब फ्लक्स क्या होता है E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये है 1J और ये क्या है 1K। J डॉट K दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर विल बी 0। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हियर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉसेस लॉ इज स्केलर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड वेक्टर। नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइंड करने के लिए जो हम लेते थे E डॉट ds, ये क्या होती थी गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस। क्या चीज है गॉसियन सरफेस? एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसे हम कंसीडर करते हैं टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल। और यहां पर आप देख सकते हैं E डॉट ds वेक्टर, तो ये कैसी होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो गॉसेस लॉ में जो गॉसियन सरफेस है वो क्या ली जाती है वेक्टर ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर D इज हियर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज a charge of 7.7 into 10 raised to power minus 4 कूलम। चार्ज आपको गिवन है 7.7 into 10 raised to power minus 4 कूलम is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square। एरिया कितना गिवन है हमें 200 मीटर स्क्वायर। एक चार्ज है वो एक लार्ज शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर विल बी। इससे 20 सेंटीमीटर दूर हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। और वो एक्सप्रेशन था E इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद आ रहा हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम की ये एप्लीकेशन थी और उस एप्लीकेशन से E इज इक्वल्स टू क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह हमने क्या पुट कर दिया चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। अब देखिए E इज इक्वल्स टू 17.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ये तो हो गया हमारा चार्ज डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इंटू एरिया की वैल्यू हो गई 200। अब देखिए 2 इंटू 8.85 ये 17.7 हो गया, इससे कैंसिल हो गया पूरा पूरा। 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 और यहां से माइनस 12 और 2 0 ये तो माइनस 10 और माइनस 4 रह गया कितना 6। माइनस 4 नीचे से माइनस का 10 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन आंसर क्या आएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 या 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर हम ये कौन सा है ए। तो 6 का हो गया ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर exert a force F on each other. The distance r at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by. Options are r upon K, r upon root K और r root K. ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। कहता है कि फोर्स जो है वो एयर में और मीडियम में सेम है। एयर में और मीडियम में क्या होना चाहिए? सेम। अब एयर में अगर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह Q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सेम चार्जेस हैं तो Q1 Q2 दोनों की जगह Q, तो ये क्या हो गया? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर इन्हीं चार्जेस को हम उठा के एक मीडियम में रख दें तो फोर्स कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इनटू Q स्क्वायर। अब ये जो नई डिस्टेंस है इसको मान लीजिए क्या हो गई? R डैश। आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, तो R डैश इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई रूट K। तो नई डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? R डिवाइडेड बाई रूट K if we wish that the force will remain same in air and in that medium. तो ऑप्शन नंबर C is here correct, R divided by root K. क्वेश्चन नंबर 8 है, in a earth connected body the electrons from earth flow into the body. एक अर्थ कनेक्टेड बॉडी है और इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन से अर्थ बॉडी में फ्लो हो रहे हैं। दिस मीन्स द बॉडी वाज, कैसी थी बॉडी? अनचार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। देखिए एक बॉडी ये है सपोज, और ये बॉडी है नेगेटिवली चार्ज। जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो अर्थ की कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। कितना भी चार्ज इसे दिया जा सकता है और कितने भी चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे लिए जा सकते हैं। जब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, वो सब कहाँ फ्लो कर जाएंगे? अर्थ में फ्लो कर जाएंगे और बॉडी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे और वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बॉडी में, तो ये कौन सा केस हुआ? जबकि ये बॉडी कैसी हो? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन अर्थ से तभी आ सकते हैं जब बॉडी कैसी हो? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, द बॉडी वॉज पॉजिटिवली चार्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है और उसको चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू कितना? 50 वोल्ट। इट इज एंड डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसे डिस्चार्ज किया गया एंड इट्स पोटेंशियल ड्रॉप्स बाय 10 वोल्ट। इसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितने वोल्ट से? 10 वोल्ट से। तो इसको अगर हम V1 मान लें तो अब जो नया पोटेंशियल है 50 तो पहले ही था, 10 वोल्ट कम हो गया तो नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50 माइनस 10 यानी कि 40 वोल्ट। आपसे पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि अब यानी कि 2 सेकंड के बाद एनर्जी का कितना फ्रैक्शन स्टोर्ड है। तो पहले तो हमें फाइंड करना है इनिशियल एनर्जी। भाई इनिशियल एनर्जी क्या होगी इस केस में? हाफ C1 V1 स्क्वायर, यानी कि हाफ C, कैपेसिटर तो वही है तो C सेम होगा, इसको C ले लेते हैं, और V1 कितना है? 50, तो 50 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी U2 इज इक्वल्स टू हाफ C V2 स्क्वायर, यानी कि हाफ C 40 का
स्क्वायर, कितना फ्रैक्शन स्टोर्ड है, तो U2 को किससे डिवाइड कर दें, U1 से। तो देखिए हाफ सी से हाफ सी कैंसिल, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, ये आ गया हमारा 16/25। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं पॉइंट में। तो 16/25 ये लगभग कितना आएगा, 25 6 जा 150, तो लगभग ये आएगा 0.64। तो 0.64 पहले की कितनी, 0.64 एनर्जी इस कैपेसिटर में अभी भी स्टोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 capacitors each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series। ब्रेकडाउन वोल्टेज V, ब्रेकडाउन वोल्टेज V का मतलब है कि अगर इससे ज्यादा वोल्टेज हुई कैपेसिटर के अक्रॉस तो कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस लगाई जा सकती है, V। आर ज्वाइंड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तीनों कैपेसिटर को हमने किस में ज्वाइन कर दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया। देखिए ये 3 कैपेसिटर सीरीज में, मान लीजिए ये एक सेल से ज्वाइन कर दिए, C, तीनों की कैपेसिटेंस सीरीज में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो ये हो गया 1/C + 1/C + 1/C, यानी कि 3/C। तो CS = C/3। एक बात तो ये आ गई कि भाई जो नई कैपेसिटेंस होगी वो अब कितनी होगी, C/3। अच्छा, इन सब का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है, V। तो V से ज्यादा इनके अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो V इसके अक्रॉस, V इसके अक्रॉस, V इसके अक्रॉस, तो जो टोटल पोटेंशियल हो गया वो कितना यहां से देना होगा हमें, 3V। मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 3V। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नाउ 3V। पहले कितनी थी, V, लेकिन जब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गई 3V। तो ऑप्शन इज हियर C/3, 3V इज द राइट ऑप्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज U0। कोई चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, U0 है। If a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between plates, new potential energy will be। Options are U0/K, U0K², U0/K² और U0²। इनिशियल एनर्जी क्या है, U0। और U0 चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया बाद में, तो चार्ज पहले जितना था कैपेसिटर पर उतना ही बाद में भी रहेगा। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 12Q² / C। और इनिशियली जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस को हमने क्या मान लिया, C0। अब हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, यानी कि C = KC0। तो U हो गया 12Q² / KC0। इसमें से देखिए 12Q²/C0 की जगह क्या पुट किया जा सकता है, U0। तो ये कितना हो गया, U0/K। तो जो नई एनर्जी होगी वो पहले यानी कि इनिशियल एनर्जी की कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/K टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज हियर करेक्ट, U0/K। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 कूलम, if the charge on a capacitor is increased by 2 coulomb, then energy stored in it increased by 21%. The original charge on the capacitor is 10 coulomb, 20 coulomb, 30 coulomb and 40 coulomb. तो देखिए चार्ज इनिशियल मान लीजिए Q है
तो इनिशियल एनर्जी U हो गई हमारी, वही फॉर्मूला Q²/2C। अब चार्ज को हमने बढ़ा दिया 2, पहले था Q, अब हमने इसमें क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, तो नया चार्ज कितना हो गया Q+2, तो Q+2 का स्क्वायर कैपेसिटेंस वही रही, एनर्जी जो थी वो बढ़ गई 21%। तो पहले एनर्जी कितनी थी U, अब कितने परसेंट बढ़ गई 21%, तो U+21% ऑफ U, ये हो गई फाइनल एनर्जी। तो ये कितना हुआ भाई U+21/100U, ठीक है, इक्वल्स टू Q+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। इसको लिखा जा सकता है 100U + 21U कितना हो गया 121U डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 1.21U इज इक्वल्स टू Q+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं 1। अब देखिए 2 को 1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1.2U डिवाइडेड बाई U इज इक्वल्स टू 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो Q+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q² और 2C से 2C यहां पर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो U इज कैंसल्ड बाई U। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ का, तो 1.1 इज इक्वल्स टू Q+2 डिवाइडेड बाई Q, तो Q+2 इक्वल्स टू 1.1Q, तो 2 इज इक्वल्स टू 0.1Q और Q इज इक्वल्स टू 2/0.1 यानी कि 20 कूलाम। तो इनिशियल चार्ज जो था कैपेसिटर के पास वो कितना था 20 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर 20 कूलाम। जब इसको 2 इंक्रीज कर दिया हमने तो एनर्जी कितने परसेंट हो गई 21%। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। Next question is 13. When a current flows in a conductor, then order of drift velocity of electrons will be। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी the average velocity by which the electrons drift from one end of the conductor towards the another end on the application of potential difference। अब देखिए जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर एक थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है और इस थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि बहुत तेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है ये सारे इलेक्ट्रॉन लगभग इसी वेलोसिटी से एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और रास्ते में जितने भी पॉजिटिव आयंस पड़ते हैं उन सब से इनका कोलिजन होता है और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं वो बहुत कम हो जाती है एंड इट इज अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आंसर देखते हैं किसमें दिया हुआ है, आंसर सारे दिए हुए हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है अमॉन्ग द 4 wires of same material which one has highest resistance। एक ही मटेरियल है, लेंथ और रेडियस के 4 ऑप्शन आपको गिवन हैं और इसमें से आपको पूछा है कि कौन से ऑप्शन में जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्शंस आर 50 सेंटीमीटर 0.5 mm, 100 सेंटीमीटर 1 mm, 200 सेंटीमीटर 2 mm, 300 सेंटीमीटर 3 mm। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस को एक एक करके हमें देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है, R = ρL/A। R = ρL/A। अब रो चूंकि मटेरियल सेम है तो रो सबके लिए क्या होगा सेम, और एरिया को हम लिख सकते हैं क्या πr², एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर विच इज मे बी रिटन एज πr²।
स्क्वायर। तो जिस कॉम्बिनेशन के लिए, जिस ऑप्शन के लिए ये जो रेशियो है L अपॉन आर स्क्वायर ये सबसे ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख लें, रेशियो L अपॉन आर स्क्वायर। पहले ऑप्शन में L है 50 और R क्या है 0.5 mm, तो 0.25। देखिए यहाँ पर हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर वगैरह को चेंज नहीं किया है, क्योंकि वो भी जो क्वांटिटी आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी। तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, तो ये हो गया 200। पहले ऑप्शन में ये रेशियो आ गया 200। दूसरे ऑप्शन में 100 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो दूसरे ऑप्शन में हो गया 100। तीसरे ऑप्शन में 202, तो 200 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया 50। और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें 300 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर है 3 यानी कि 9। अब ये इसकी वैल्यू और भी कम आएगी, 33 के अप्रॉक्स आएगी। तो सबसे ज़्यादा L अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है 200। और ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 50 सेंटीमीटर लेंथ, 0.5 मिलीमीटर रेडियस अगर वायर की है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, in the given circuit, if the potential at point B, VB is equals to 0, then the potentials of A and D are given as। देखिए एक सर्किट आपको गिवन है और वो सर्किट क्या है, एक रेजिस्टेंस ये गिवन है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये गिवन है, देन एक सेल लगा हुआ है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये है C और ये है D। B का पोटेंशियल VB आपको गिवन है क्या है 0। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.5 ओम, दूसरे की वैल्यू है 2.5 ओम और इसमें फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में 1 एम्पियर की करंट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है वो कितना है 2 वोल्ट। और आपसे पूछा है कि A और D के पोटेंशियल फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, A और B का पोटेंशियल 0, A और B के पोटेंशियल का अगर डिफरेंस हम निकालें तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I इंटू R। करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, कितने रेजिस्टेंस में 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5। तो VA इज इक्वल्स टू, चूंकि VB की वैल्यू क्या है 0, तो VA इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। पहला तो आंसर आ गया हमारा, क्या होगा 1.5 वोल्ट। अब किसका निकालना है D का, तो D का निकालने के लिए पहले ज़रूरत पड़ेगी किसका निकालने की, C का निकालने की। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे C का, तो C के लिए VB माइनस VC, इधर से इधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर की करंट है, 2.5 ओम में फ्लो हो रही है तो 2.5, तो VC इज इक्वल्स टू VB हो गया 0, तो माइनस 2.5 वोल्ट। C का पोटेंशियल हो गया माइनस 2.5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 2 वोल्ट। D पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसका मतलब D का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो VD माइनस VC इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 2 वोल्ट। VD कितना है फाइंड करना है, माइनस VC 2.5 माइनस का इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, तो VD इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और इधर आके माइनस, तो ये कितना हो गया 0.5 वोल्ट। तो VD यानी कि D का पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा माइनस 0.5 वोल्ट और A का पोटेंशियल जो है वो कितना होगा 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हेयर, 1.5 वोल्ट एंड माइनस 0.5 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। टू सेंड 10% ऑफ मेन करंट, टू सेंड 10% ऑफ मेन करंट थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम, द शंट रिक्वायर्ड इज। एक गैल्वेनोमीटर में जितनी भी करंट है उसकी केवल 10% करंट भेजनी है।
बाकी सारी करंट शंट से होके गुजारनी है। तो आपसे पूछा है कि जो शंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए शंट की वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, S इज इक्वल्स टू IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG, वेयर IG इज द करंट फॉर विच द गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि जितनी मैक्सिमम करंट हम गैल्वेनोमीटर में भेज सकते हैं। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, I इज द टोटल करंट एंड IG वही जो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट भेजनी है। तो कितनी भेजनी है? 10%। I की कितनी? 10%। तो 10% ऑफ I इंटू G हमें गिवन है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम डिवाइडेड बाई I माइनस 10% ऑफ I। अब 10% ऑफ I कितना हो गया? I इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 10I डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाई I माइनस 10I डिवाइडेड बाई 100 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 10I इंटू 99 डिवाइडेड बाई 100I माइनस 10I यानी कि 90I, I से I कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया? 11। तो शंट की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 11 ओम चाहिए। और जब इतने ओम का शंट हम इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, तो करंट का जो टोटल करंट है उसका केवल 10% पार्ट गैल्वेनोमीटर में से होके गुजरेगा, बाकी पार्ट शंट में से होकर गुजर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हेयर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेजिस्टेंस of a wire is 10 ohm, its length is increased by 10% by stretching, the new resistance will be। 10 ohm रेजिस्टेंस का एक वायर है, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया, स्ट्रेच करके। स्ट्रेचिंग के केस में जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्डिनरी केस में रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी वायर को, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का वो डिक्रीज हो जाता है। और जब इनमें रिलेशन फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है? इन स्ट्रेचिंग द केस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो इनिशियल रेजिस्टेंस R1, फाइनल रेजिस्टेंस R2, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ। क्लियर? अब इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस 10 है, फाइनल हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनिशियल लेंथ आप मान लीजिए L और फाइनल लेंथ कितनी हो गई? 10% हमने इंक्रीज कर दिया, तो L तो पहले ही थी, और 10% ऑफ L, और ये क्या? स्क्वायर। तो 10 डिवाइडेड बाई R2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए ये कितना आएगा? 10L अपॉन 100, यानी कि L अपॉन 10, L अपॉन 10 प्लस L, तो 11L अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा 10, तो 100 डिवाइडेड बाई 121, और L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। तो R2 इज इक्वल्स टू 121 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, इससे ये कैंसिल हो गया। 12.1 डिवाइडेड बाई 121 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 12.1 ओम। तो नया रेजिस्टेंस जो अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12.1 ओम, 12.1 ओम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 12 ओम, 1.2 ओम, 13 ओम, 11 ओम। तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ए, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 ओम। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, द लेंथ रेशियो बीइंग 1:2। एक 9 ओम रेजिस्टेंस का वायर 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक वायर है आपके पास, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, और कैसे? L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, द 2 पीसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इन पीसेस को आप किस में कनेक्ट कर दिया?
पैरेलल में, द नेट रेजिस्टेंस विल बी, इसका टोटल रेजिस्टेंस है भाई 9 ओम। जब दो पार्ट में तोड़ेंगे, और आपको मालूम है रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा दोनों का। ठीक है, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है और इसकी, अगर इसकी लेंथ एल है तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ कितनी होगी 12, तो L प्लस 12, तो इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका कितना होगा 2R, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R प्लस 2R ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 9 ओम। तो R इज इक्वल्स टू 9/3 यानी कि 3 ओम। तो पहले वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R यानी कि 3 ओम, और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R यानी कि 6 ओम। अब ये जो दो वायर जो 1:2 में हमने तोड़े थे, इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 3 ओम एंड 6 ओम। आगे कहा था कि ये दोनों अब किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। देखिए एक ये 3 ओम और एक ये 6 ओम, दे आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 ओम एंड 6 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 1/6, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/T। तो RP इज इक्वल्स टू कितना 2 ओम। तो जो फाइनल आंसर हमें मिला वो क्या मिला 2 ओम। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 2 ओम। 19th क्वेश्चन है, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt। देखिए ये एक सेल है और इसका ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का R इट इज़ 998 ओम। सेल का जो EMF है वो 2 वोल्ट है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है 2 ओम। आपसे पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर इज, और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज। तो पहले हम क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 2 ओम और 998 यानी कि 1000 ओम। करंट देख लेते हैं सर्किट में कितनी होगी, I इज इक्वल्स टू V/R। तो V है 2 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1000, तो ये हो गया 0.002 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस 998 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.002 एम्पियर। ठीक है, अब इतनी करंट इसमें फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर अब हम निकालने I इंटू R। I कितना है भाई, अगर सीधे सीधे ऐसे ही लगा दें 2/1000 इंटू 998, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इसको छोड़िए ऐसे लगा देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। I 2/1000 इंटू 998, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 19, 2 9 जा 19, 1996/1000 यानी कि 1.996 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1.996 वोल्ट, यानी कि वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा 2 वोल्ट EMF के सेल की, इस केस में वो कितनी देगा 1.996। तो ऑप्शन नंबर हेयर ए सबसे क्लोज है 1.99, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, 2 3 एंड 4। 1 2 3, इन तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। ये 2 3 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ करेंट्स पासिंग थ्रू दैम व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड विल बी। एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया भाई, अब करंट यहाँ से I फ्लो होगी, तो इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी और इसमें क्या जाएगी, I
3। तो आपसे पूछा है कि I1, I2 और I3 का रेशियो क्या होगा। पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रहता है सेम। तो I1 जो होगी वो V/R1, I2 क्या होगी V/R2 और I3 क्या होगी V/R3। रेशियो अगर हम निकालेंगे I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इट इज इक्वल्स टू V/R1 V/R2 V/R3। V को उड़ा देंगे तो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 यानी कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। सबको किससे एलसीएम ले लिया 12 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 6 4 3। तो करंट्स का रेशियो कितना होगा 6:4:3। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर हेयर इज डी ऑप्शन 6:4:3 यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। तो ये इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस थे। अब हमारे 100 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो चुके हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।